तो इन द ईयर 1600 क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर दिया। किसको दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। और इस चार्टर में क्या मिला? एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स इन इंडिया। मतलब कि क्वीन एलिजाबेथ वन जो कि इंग्लैंड की क्वीन है, उन्होंने एक कंपनी चुना। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है और इसको ही सिर्फ हम एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स देते हैं। सिर्फ इसी कंपनी को हम कहते हैं कि तुम जाके इंडिया में ट्रेड करो। बाकी कोई दूसरी कंपनी आकर के कहती है कि हम ब्रिटेन से हैं और इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसको आप मना कर सकते हो क्योंकि हमने सिर्फ इसको ऑथोराइज किया है। ये इसका मतलब हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स। अब 1608 में ये कंपनी आती है इंडिया एज ट्रेडर्स, और तब से लेकर ये ट्रेडिंग कंपनी काम करती है टिल 1757। 1757 में पहली बार एक बैटल होता है, इसका नाम है बैटल ऑफ पलासी, और ये किसके बीच होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से देखा जाए तो जो कमांडर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और जो नवाब था बंगाल का उसका नाम है सिराजुद्दौला। अब यहाँ पे एक्चुअल में कोई बैटल होता ही नहीं, कोई लड़ाई होता ही नहीं है, क्योंकि एक शेडी डील होता है। मीर जाफर जो कि इनका मिलिट्री कमांडर होता है, और वो धोखा दे देता है। वो युद्ध के मैदान में लड़ने से मना कर देता है कि हम नहीं लड़ने वाले तुम्हारी तरफ से। ये सिराजुद्दौला बाद में कैप्चर किया जाता है और उसको मार दिया जाता है। ये है बैटल ऑफ पलासी की कहानी। और यहाँ पे जो मीर जाफर, इसके ऊपर हेवी पेनाल्टी दिया जाता है कि तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा क्योंकि ये वार हुआ है, हमारा खर्चा हुआ है, पैसा दो हमको। ना वो मीर जाफर वो पैसा दे नहीं पाता है, इसको हटा करके फिर मीर कासिम को लाया जाता है, और मीर कासिम को लगता है कि इतना पैसा तो दे नहीं पाएंगे, किसी तरह से इसको लड़ाई करके हटा दिया जाए। और ये इसी से होता है बैटल ऑफ बक्सर, जहाँ पे जो मीर कासिम है वो नवाब अवध से मिलता है, जो जिसका नाम है सुजाउद्दौला, और शाह आलम टू जो उस समय का मुगल एम्पायर है। इन तीनों को मिलकर के लड़ाई होता है ईस्ट इंडिया कंपनी से कि हम इसको मार के खदेड़ देते हैं। लेकिन यहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है, और यहाँ पे एक्चुअल बैटल होता है बैटल ऑफ बक्सर। पहली बार ब्लड शेड होता है। यहाँ पे कोई ब्लड शेड नहीं है, यहाँ पे बैटल बक्सर में ब्लड शेड है। ठीक है। अब जब ये लड़ाई हो जाता है उसके बाद एक ट्रीटी होता है, हर लड़ाई के बाद एक ट्रीटी होता है। ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ट्रीटी में मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब कि आज से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है बंगाल से, और कुछ पैसे ले लेगा वो अवध से कि हमको तुम पेनाल्टी दो। अब यहाँ पे क्या चेंज होता है बिफोर 1765 और आफ्टर 1765, वो समझेंगे हम कि बिफोर 1765 अगर जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इंडिया में है, वो बंगाल से उसको सामान खरीदना है, तो ब्रिटेन से उसको गोल्ड लेके आना पड़ेगा जहाज में भर के, और वो गोल्ड को यहाँ देगा और यहाँ पे सामान खरीद के वापस वो ब्रिटेन एक्सपोर्ट करेगा। तो दिस वाज हैपनिंग। यहाँ पे गोल्ड आ रहा था, नेट इन्फ्लक्स ऑफ गोल्ड था। आफ्टर 1765 क्या होता है कि बंगाल से कुछ रेवेन्यू कलेक्ट करेगा वो, और अवध से भी कुछ पैसा ले लेगा, और इस रेवेन्यू से वो कमोडिटी खरीद लेगा, यहीं पर सामान खरीद लेगा, और इस सामान को सीधा भेज देगा ब्रिटेन। तो पहले जो इन्फ्लक्स ऑफ गोल्ड था, वो इन्फ्लक्स ऑफ गोल्ड खत्म हो जाता है कंप्लीटली। अब यहाँ पे कुछ भी ब्रिटेन से आ नहीं रहा है, सिर्फ यहां से कुछ जा रहा है, ओनली एक्सपोर्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यूज टू बाई इंडियन गुड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी यूज टू बाई इंडियन गुड्स फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया। अब तक जो पैसे इंडिया से कलेक्ट कर रहा था, उसी से खरीदना शुरू कर देता है, और यहां से सिर्फ एक्सपोर्ट होता है, कुछ इंपोर्ट हो नहीं रहा है। तो ये एक मेजर फाइनेंशियल ड्रॉबैक है आफ्टर 1765। 1765 के बाद ब्रिटेन से कुछ आ नहीं रहा है, सिर्फ यूरोप में जा रहा है सामान हमारा। तो हमारा सामान जा रहा है, वहां से कुछ आ नहीं रहा है, मतलब ट्रेड डेफिसिट में चले जाएंगे। तो दैट इज हैपनिंग हियर। कि 1765 में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, 1764 में बैटल बक्सर होता है, 1765 में इनको मिलता है दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और कौन देता है? उस समय का मुगल एम्पायर शाह आलम टू और शाह आलम द सेकेंड। अब ये कंपनी इस पर रूल करना शुरू करता है अपने टेरिटरी पे। और 1857 में पहली बार होता है सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह। अब 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट कहता है कि जो सारी गलती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की है, हमारी नहीं है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर देता है। एंड ब्रिटिश क्राउन टुक द कंट्रोल ऑफ द इंडिया। उसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कौन ले लेता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसको बोलते हैं क्राउन रूल। तो कुल मिला के दो फेज है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश रूल का। पहला है कंपनी रूल 1773 टू 1858, और दूसरा है क्राउन रूल 1858 सिपाही म्यूटिनी के बाद टू 1947, जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। ठीक है। 1946 में हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है।
ये भी पता है कि हमें 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया जाता है और उसे अडॉप्ट किया जाता है, और इसके 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन का एनैक्टमेंट होता है और इसे हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। तो क्या 26 नवंबर को हम कुछ नहीं ना मनाते हैं? बिल्कुल मनाते हैं। 2015 में जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया कि 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाएंगे। तो नाउ दिस डे सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग द सिटीजन्स। ठीक है, ताकि संवैधानिक वैल्यूज को सिटीजन के अमंग प्रमोट किया जाए। अब हम बात करेंगे जो पहला फेज है कंपनी रूल का, जो कि शुरू होता है 1773 से 1858 तक। और इसमें जो लिस्ट ऑफ एक्ट्स निकल के आते हैं वो 7 है कुल मिला के। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, दूसरा आता है अमेंडिंग एक्ट, इसमें कुछ अमेंडमेंट होता है इसी एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में, ऑफ 1781, उसको सेटलमेंट एक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद आता है चार्टर एक्ट, 4 चार्टर एक्ट्स आते हैं 1793, उसके बाद 20 साल के बाद 1813, फिर 1833 एंड 1853, 20-20 साल पे चारों आते हैं। ठीक है, और 1858 में फाइनली ये खत्म हो जाता है। अब हम पहला एक्ट को देखें, इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पहला एक्ट क्यों आता है सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ कैसा है वो समझते हैं कि 1773 से पहले कैसा स्ट्रक्चर है। तो कुल मिला के 3 बड़े एरिया है जिस पे कंट्रोल है ब्रिटिश का। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का, अभी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट आता ही नहीं। ठीक है, एक है बॉम्बे, एक है मद्रास और तीसरा है बंगाल। इन तीनों जगह पे इनका कंट्रोल है और तीनों इंडिपेंडेंट काम करता है। कैसे? तीनों के पास एक अपना गवर्नर है और एक मर्चेंट काउंसिल है, और ये दोनों मिलकर ऑलमोस्ट ऑटोनोमस है, डिसीजन सारे खुद से ही लेते हैं। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने टैक्स कलेक्शन शुरू कर दिया है, पर यहाँ और यहाँ टैक्स कलेक्शन अभी नहीं हुआ है पूरी तरह से। थोड़ा मोड़ा टैक्स कलेक्शन चल रहा है, पर मेनली टैक्स कलेक्शन यहाँ पे ज़्यादा है। 1765 के बाद 1765 में इनको टैक्स कलेक्टिंग राइट्स मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे टैक्स कलेक्शन करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं भैया। ये जब पैसा आता है तो रैम्पेंट करप्शन, लोग करप्शन करना शुरू कर देते हैं। कौन? इसमें काम कर रहे ऑफिशियल्स, यहाँ पे काम कर रहे ऑफिशियल्स, और यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते हैं ये लोग फार्मर से। और रेवेन्यू के नाम पे क्या कलेक्ट करेंगे? डेफिनेटली उस समय एग्रीकल्चर वाज द सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को रेवेन्यू के तौर पे कलेक्ट करते थे। बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते थे, रिपोर्ट कम करते थे। 200 टन लिया, बताया कि 20 टन ही आया, बाकी खा गए इन लोग। उसको कंपनी को दिखाते थे कि बैंकरप्ट हो गया, और जो ऑफिशियल से सर्वेंट्स थे कंपनी के वो अमीर पे अमीर हुए जा रहे थे। अब देखो, ये तो इंडिया में स्ट्रक्चर था। अब ब्रिटेन में क्या स्ट्रक्चर था? एक था कोर्ट ऑफ प्रोपेराइटर्स, जिसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। तो एक थे शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स ने किसको इलेक्ट किया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ये दोनों लंदन में बैठते हैं। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे? 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। इनका काम क्या था? इनका काम था कंपनी ऑफिशियल्स को चुनना कि किसको भेजा जाए। तो इस प्रमोशन में बहुत ध्यान देता। ये लोग बहुत पैसा कमाते थे, करोड़ों रुपए लेते थे, ताकि तुम जाओ यहाँ पे पोस्टिंग लो, घूस कमाओ लोगों से, तुम भी 20 टन रिपोर्ट करो, 200 टन कमाओ, बाकी 180 टन बेच दो, उसका तुम पैसा कमाओ। उसका प्राइवेट ट्रेड भी था। प्राइवेट ट्रेड कैसे था कि 200 टन यहाँ से अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ये कंपनी 200 टन बेच रही है, तो 500 टन तुम मेरा नाम पे सामान लेके चले जाओ, टैक्स फ्री लेके चले जाओ, यहाँ पर यहाँ जाके बेच दो, और उस 500 टन का पैसा हमको दे दो। तो प्राइवेट ट्रेड भी चल रहा है यहाँ पे। अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो एक और प्रॉब्लम था कि 1775 से 1783 तक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो जाता है। कहने का मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक दिन में हो गया होगा। 1773 से थोड़ा सा पहले भी चल ही रहा था, ये काफ़ी टाइम से चल रहा था लड़ाई कि अमेरिका को इंडिपेंडेंट होना है। तो ब्रिटेन को एक और चीज़ समझ में आया कि जो एक कॉलोनी, हमारा इंपॉर्टेंट कॉलोनी कौन था? वो था अमेरिका। वो हमारे हाथ से जा सकता है, ये ब्रिटेन को समझ में आने लगा। तो उनको लगा कि ऐसा ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बैठी है, कल को ये भी बोल दे कि हमको तुमसे कोई मतलब नहीं, इंडिया मेरा है, मेरा कंट्रोल है इसके ऊपर। तो इसलिए ये भी एक बैकग्राउंड में चल रहा था प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो चाहते थे, ब्रिटेन गवर्नमेंट चाहता था कि मैं इसको कंट्रोल करूँगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल करूँ। और इसीलिए ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है उसको कंट्रोल और रेगुलेट कर सके। तो इसलिए पहला स्टेप है ये। दूसरा है कि जो पॉलिटिकल फंक्शंस है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, क्या कि कैसे कंपनी को चलाना है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो गया। एक है पॉलिटिकल फंक्शन, सब रेवेन्यू कलेक्शंस वगैरह, और जो सोशल जस्टिस वगैरह आ रहा है, और जो लोगों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह लाएगा अभी कि कैसे न्याय देना है नहीं देना है। क्योंकि दीवानी में क्या था? दीवानी राइट्स अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो दीवानी राइट्स वाज हियर, इफ यू कम हियर, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। लोगों को जस्टिस भी देना काम आ गया था, किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से
ये लोग चाहते हैं कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो। अभी तक क्या था कि तीनों बॉम्बे, मद्रास और बंगाल अकेले था, इंडिपेंडेंट था, कोई मतलब नहीं था एक दूसरे से। तो इन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, बॉम्बे और मद्रास जो है आज से बंगाल को रिपोर्ट करेगा और हम बंगाल से पूछेंगे। बंगाल किसको रिपोर्ट करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको रिपोर्ट करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट देगा रेवेन्यू में, कि क्या रेवेन्यू खर्च करे, मिलिट्री में आपका क्या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, और आपकी क्या एक्सपेंसेज हैं, इसके बारे में एक रिपोर्ट सबमिट करोगे। तो ये स्ट्रक्चर में चेंज आता है। तो इस जो एक्ट आता है 1773 में, इसमें क्या क्या मेजर प्रोविजंस हैं? इसके प्रोविजंस हैं कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको बना दिया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो पहले बने उनका नाम है लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स। ठीक है। और इनको एक दे दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर का, जो इनको असिस्ट करेगा, इनको सपोर्ट करेगा डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। उसके बाद बॉम्बे और मद्रास को इसके सबॉर्डिनेट बना दिया कि आज से बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स इसको रिपोर्ट करेंगे किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। साथ ही साथ एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिश करने के लिए हो गया कैलकाटा में, ताकि जो केसेस वगैरह उसको देखे जाए, और इसमें एक चीफ जस्टिस बनाया गया और 3 अदर जजेस बनाए गए। आपका काम यह है कि आप जाके गूगल करें कि जो पहला चीफ जस्टिस है उसका नाम क्या है, और आके नीचे कमेंट करें ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। उसके बाद जो प्राइवेट ट्रेड है उसको बंद किया गया कि आप बंद कर दो, और ब्राइब जो घूसखोरी थी उसको भी बंद करो। इसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लाए गए, नहीं करोगे तो कुछ पनिशमेंट्स दिया जाएगा। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसको अब एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑन द रेवेन्यू, मिलिट्री एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो ये कुल मिला के चेंजेज होता है आफ्टर 1773। क्या 5 प्रोविजंस है? पहला, ये गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। बॉम्बे और मद्रास को सबॉर्डिनेट बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट लाया गया 1774 में, इसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। प्राइवेट ट्रेड को और ब्राइबरी को प्रोहिबिट किया गया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये बोला गया कि तुम एक रिपोर्ट सबमिट करोगे हमें, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ बैठ रहा है याद रखो? ये लंदन में बैठ रहा है। तो ये लंदन में बैठने वाले लोग एक रिपोर्ट यहाँ सबमिट करेगा कि कैसा तुम्हारा खर्चा बर्चा चल रहा है, कितना तुम पैसे कमा रहे हो। क्योंकि ये लोग कहता है जो कंपनी पहुंच जाती है लोन के लिए, इतना रेवेन्यू कमाने के बाद भी, इतना पैसा लेने के बाद भी कंपनी पहुंच जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि हमें लोन दे दो, हम बैंकरप्ट हो गए। तो कहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के इतना पैसा कमाने के बाद मतलब तुम धांधली कर रहे हो, और इसलिए एक्ट लेके आता है। अब इसमें कुछ खामियां रह जाएंगी इस एक्ट में, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है बहुत पावरफुल बिहेव करने लगेगा यहाँ पे ये। तो इसको, इसके पावर्स को कम करने के लिए अमेंडिंग एक्ट आएगा, और हम देखेंगे कैसे पावर्स को कम किया जाता है।